पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ओवरी में ये oogenesis की प्रोसेस चल रही थी। ये फीमेल का लेफ्ट ओवरी था, उसका एलएस सेक्शन था जिसमें कॉर्टेक्स भाग पर प्रिमोडियल जर्म सेल्स लेकर सेकेंडरी ओसाइट तक बना रहे थे। ये तो हमने ओवरी में दिखाया। इसके अंदर मैं बोला था कि मियोसिस 1 चल रहा है, मियोसिस 2 चल रहा है, कभी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोइड में अरेस्ट हुआ है, कभी मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ है। इसका मतलब मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था। और आपको याद होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन 2 राउंड में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। ठीक है, तो हम उस मियोटिक डिवीजन वाली oogenesis की प्रोसेस को देखने वाले हैं कि मियोसिस कैसे होता है उसमें। ठीक है, ये देखिए, अब बताइए मुझे ऊपर में क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis के होने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या बताइए, प्रिमोडियल जर्म सेल। ध्यान से देखिएगा, है ना, ये प्रिमोडियल जर्म सेल। अब मुझे बताइए, हम सब बात कर चुके हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में था, कहां से आया था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो के पोस्टेरियर पार्ट से, एपीब्लास्ट सेल से ग्रुप बनाकर मिलियन की संख्या में नीस के रूप में, एक पूरा ग्रुप के रूप में, ट्रेवलिंग नीस के रूप में वो हाइंड से होते हुए आया था और बाई पोटेंशियल गोनड के अंदर जाकर के कॉर्टेक्स भाग में सिचुएट हो गया था। वो ये वही प्रिमोडियल जर्म सेल था। अभी मैं आपको एक दिखाया हूं ना, संख्या में कितना होंगे? हाँ, 7 मिलियन होंगे शुरू में। तो समझ में आया ना? ठीक। अब ये जो मैं 2n लिखा हूं, इसका मतलब डिप्लॉइड सेल है, क्रोमोसोम की 2-2 सेट है, डिप्लॉइड होता है। ये कैसे होता है बोलने पर? डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड सेल है, क्रोमोसोम की 2 सेट होती है, पहला जोड़ी दूसरा जोड़ी, ऐसे 23वें जोड़ी तक होगा तो डिप्लॉइड सेल कहलाएगा। ठीक, इसलिए मैं लिख दिया हूं प्रिमोडियल जर्म सेल कहां से आया था? माइग्रेटेड इनटू द गोनड, गोनड के अंदर चला गया था, फ्रॉम द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ एपीब्लास्ट, या योग सेक या एंडोडर्मल सेल कहते हैं उसको। ठीक है ना? अब यहां पर कई राउंड डिवीजन किया, अब मैं इसको नहीं दिखाया, मिलियन की संख्या में डिवीजन कर रहा है, सेल बना रहा है, मैं कितना को डिवीजन करके बता पाऊंगा? इसलिए मैं डायरेक्ट एक लाइन दे दिया और एक लाइन में लिख लिया कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा है। क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा है। मिलियंस ऑफ सेल्स बना रहे हैं, और ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स बन रहे हैं, उन सेल्स को आप oogoneum के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो उनको? oogoneum। ठीक है ना? आपको है वही चीज, थोड़ा सा बस क्या हो जाता है, डिवीजन करने के बाद थोड़ा मेच्योर हो जाता है। अब प्रिमोडियल जर्म सेल नहीं रहता है वो। समझ में आया ना? ठीक, ये क्या कहलाएगा? oogoneum सेल। कितना है लगभग बताइए तो? हाँ, शुरू में ये जो oogoneum होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 7 मिलियन होती है। ठीक है ना? डिवीजन करके बनाता है ये। अब ये अभी कहां पे है? अभी है कहां पे? ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में। आसपास की सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होंगे कि नहीं? उन ब्लड वेसल्स से क्या लेगा? न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए, ये छोटा साइज क्या था? आसपास के सराउंडिंग से न्यूट्रिशन लिया और साइज में क्या हो गया? बड़ा हो गया। उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी oocyte। तो ये साइज देखिए, न्यूट्रिशन लेने के बाद साइज में बड़ा हो गया, ये कहलाता है क्या? ग्रोथ फेज। 2 फेज पढ़ लिया अब तक हमने। प्रिमोडियल जर्म सेल कई बार डिवीजन करते हैं, मिलियन सेल, 7 मिलियन सेल बनाता है। मल्टीप्लीकेशन फेज, सारे के सारे 7 मिलियन सेल्स ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में थे, सराउंडिंग आसपास के ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिशन लेकर के वो साइज में बड़े हो जा रहे थे। सबके साथ हो रहा था ना? ग्रोथ फेज, 2 फेज हो गया, तीसरा फेज सबके साथ चल रहा है। याद रखना, ये मैं केवल एक oogoneum या एक प्रिमोडियल जर्म सेल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी के साथ यही चल रहा है। न्यूट्रिशन लेने के बाद जो प्राइमरी oocyte बन गया, अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है? देखिए, ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड ही तो है। अब तक जो भी मल्टीप्लीकेशन फेज चला है, यहां पर ये माइटोटिक डिवीजन था। कौन सा था? माइटोटिक डिवीजन था, समसूत्री विभाजन जिसको कहते हो आप। अगर ये भी डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है ना? तो प्राइमरी oocyte कैसा है बोलने पर? अभी भी कैसा है? देखो, ये क्रोमोसोम की 2 सेट दिख रहे हैं ना, डिप्लॉइड है,
डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, और साथ साथ प्रत्येक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड दिख रहा है आपको। एक क्रोमेटिड ये, देखो पहला क्रोमेटिड ये हो गया, और दूसरा क्रोमेटिड अगर अलग कलर से बना दो तो ये हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना, सेम ऐसे इसको देखिए, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड ये हो गया, अगला क्रोमेटिड ये हो गया। तो प्रत्येक क्रोमोसोम कितना कितना क्रोमेटिड के बने हुए हैं? दो दो क्रोमेटिड के। ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम भी दो क्रोमेटिड का। तो प्रत्येक क्रोमोसोम डायड हो गया। समझ में आया ना? प्रत्येक क्रोमोसोम कैसे हो गया? डायड। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, क्योंकि दो क्रोमेटिड का बना हुआ है तो डायड क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड मतलब दो सेट हैं, डायड मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम दो दो क्रोमेटिड का बना हुआ है। ठीक है ना? ये हो गया, ये प्राइमरी oocyte था। अब क्या होगा? प्राइमरी oocyte अब आगे जब डिवीजन करेगा ना, म्यूसिस डिवीजन करेगा, तो म्यूसिस डिवीजन में पहले क्या आएगा? म्यूसिस 1। म्यूसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में फिर चलेगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। यहां पर आके पूरे के पूरे जितना 7 मिलियन थे ना, सब क्या हो गए? अरेस्ट हो गए, रुक गए। और ये कौन से फीमेल के बॉडी में चल रहा है? हम उस फीमेल की बात कर रहे हैं जो बेचारी अब तक पैदा ही नहीं हुई है, वो अपनी माता जी के गर्भाशय में डेवलप हो रहा है। फीमेल फीटस की बात कर रहा हूं, एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं। ये देखो तो, ये अपनी मां के गर्भाशय में है, ये छोटी सी बच्ची, इसका जो ओवरी है यहां पर ना, ये जो दो ओवरी है कि नहीं, इसके ओवरी में ये चल रहा है, ये यूट्रस था, इस ओवरी में चल रहा है। और सारे के सारे 7 मिलियन आकर के एक जगह पे क्या हो गए हैं? रुक गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। फेज का नाम बताइए? म्यूसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोइड स्टेज में अरेस्ट हुआ है। याद हो जाएगा ना? चलिए अब अगला क्या होता है? इतना अरेस्ट हो गया, अब ये बच्चा धीरे 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 धीरे, जो फीमेल फीटस थी अपनी माता जी के गर्भाशय में, भाई 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 9 महीना तक धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके बाद बधाई हो, समझ में आया ना? लड़का हुआ या लड़की हुआ है, जो भी है। ठीक है, यहां पर लड़की हुआ है, तब तो बात कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो जैसे बच्ची पैदा हो गई, धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल उम्र गुजरते जाएगा, एक समय आएगी कि 12-14 साल की उम्र हो जाएगी। ये प्यूबर्टी है, दिख रहा है आपको? एक 12-14 साल की उम्र की एक लड़की है ये। वो जब खुद फीटस थी तो ये डायग्राम था। तो जब तक फीटस थी तब तक उसका सारा का सारा प्राइमरी oocyte कौन से फॉर्म में रुका हुआ है? हाँ, म्यूसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोइड में रुका हुआ। इसको याद रखना। मतलब जितने भी यहां पर फीमेल बैठे हो, उन सभी के बॉडी में जब आपको 12-14 साल नहीं हुआ था, आपकी सारी oocyte किस में रुकी हुई थी? प्राइमरी oocyte और डिप्लोइड स्टेज में रुकी हुई थी। जैसे 12-14 साल की उम्र हुआ, इस उम्र में जैसे आए, अब क्या होगा? उस फीमेल के हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होंगे। ये एज इफेक्ट होता है, एज होते ही वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, एंटेरियर पिट्यूटरी, उसके गोनेडोट्रॉफ सेल के पास जाएगा, गोनेडोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करेगा, वहां से 2 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों को इकट्ठा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं हम लोग। गोनेडोट्रॉफ मतलब होता है जो गोनेड पे काम करता है। गोनेड मतलब फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस। हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये LH और FSH चले जाएंगे कहां पे? ओवरी के पास। अब मैं बोला LH हार्मोन गया ना, LH FSH दोनों गए। तो जैसे 12-14 साल की उम्र हुआ, LH की मात्रा धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ते गया। इसी बढ़ते हुए LH की वजह से ये जो उस फीमेल में जो रुका हुआ स्टेज था प्राइमरी oocyte का, डिप्लोइड स्टेज, वो जिसको हम डिक्टेड स्टेज या अरेस्टेड स्टेज कहते हो, वो रुका हुआ स्टेज आगे बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? LH हार्मोन की वजह से। इसलिए 12-14 साल में क्या होगा? वो रीस्टार्ट होता है। अगर मैं एक शब्द ये कहूं कि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस जन्म से पहले हो जाती है, लेकिन रुक गई रहती है, 12-14 साल की उम्र में रीस्टार्ट होती है। जबकि मेल की बॉडी में 12-14 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। समझ में आया ना? फीमेल में रीस्टार्ट होती है। तो जब रीस्टार्ट होती है, ध्यान से देखिए, इन मेमल्स LH और FSH दोनों आते हैं, बोला ना? लेकिन उसमें से अगर ऑप्शन अगर आपको ये पूछे कि
मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के डिप्लॉइडिंग स्टेज में जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट रहता है डिक्टेट स्टेज में, वो 12-14 साल की उम्र में कौन से हार्मोन की वजह से ब्रेक होता है या आगे बढ़ता है? अगर ऑप्शन में दिया LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या लगाओगे? LH। अगर ऑप्शन दिया LH, FSH, LH एंड FSH और प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH दोनों आए थे ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आपके उत्तर बदल जाएंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो मेमल में LH FSH दोनों आता है, या कहूं अगर अलग से ऑप्शन दिया LH, खासकर LH आता है, तो मियोसिस 1 जो अरेस्ट होता है वो आगे बढ़ जाता है। एम्फीबिया की बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन, मैं कई बार बोल चुका हूं, एम्फीबिया में वही काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यह घटना एम्फीबिया में बताया गया है कि मेमल्स के लिए पूछा गया है। समझ में है ना? मेमल्स में LH या LH एंड FSH और एम्फीबिया में प्रोजेस्टेरॉन, याद हो जाएगा। चलिए अब उस 12 से 14 साल की उम्र की लड़की की बात करो जिसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब रीस्टार्ट हुआ, जैसे रीस्टार्ट हुआ आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये मियोसिस 1 पूरा हो गया तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। याद करिए आप, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, सब में सेकेंडरी oocyte था। फिर वो सेकेंडरी oocyte आएगा, ओवरी की वाल के किनारे में आएगा, LH की मात्रा बढ़ेगा तो ब्लास्ट होगा, ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन होकर के ये एग चला गया सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि स्पर्म नहीं आया था तो वो क्या करेगा? अब जाके कुछ समय इंप्लांट होगा, उसको ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से बाहर जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब 12 से 14 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? स्टार्ट होगा। समझ में आया ना? उस सेकेंडरी oocyte को वॉश आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर हटाने के लिए, क्योंकि डेड हो चुका है वो, मुश्किल से 24 घंटा तो एक दिन तो उसका जीवन काल रहता है ओव्यूलेशन के बाद। उसके बाद हटाने के लिए उसको एंडोमेट्रियम की पूरे परत को वॉश आउट या साफ करना पड़ता है, डिग्रेड करना पड़ता है, बॉडी से हटाना पड़ता है, तो ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है वो ब्लीडिंग फेज, अलग अलग फेज होते हैं, हम आगे बात करेंगे उसका, है ना? तो ये कहानी था यहाँ तक। तो सेकेंडरी oocyte जैसे बन गया, अब ध्यान से देखिए, प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट पूरा किया ना, 2 सेल बन गए, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। बड़े वाले को सेकेंडरी oocyte, छोटे वाले को पहला पोलर बॉडी बोलते हैं। अब पोलर बॉडी क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये सोचिए, ये था प्राइमरी oocyte, ये जब डिवाइड हुआ ना, लगभग इतना बड़ा दूसरा वाला बना, इसे बना देता हूं, और एक बहुत छोटा सा चिपका हुआ है, किसी एक कोने में चिपका हुआ है, बस ये छोटा वाला। तो इसकी तुलना में तो छोटा वाला बहुत ही छोटा बन गया ना, किसी साइड में चिपका होता है, इसलिए पोलर। पोलर मतलब किसी किनारे लटका होता है, वो पोलर बॉडी कहते हैं। समझ में आया? और मेमल्स के केस में क्या होता है, ये जो प्राइमरी पोलर बॉडी था ना, वो खत्म हो जाता है, कोई रोल नहीं उसका, बचता कौन है? सेकेंडरी oocyte। यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन में काम आएगा। समझ में आया ना? एम्फीबिया की अगर बात करूं तो ये रिग्रेस नहीं होता है, ये आगे फिर डिवीजन करता है, 2 और बनाता है। समझ में आया ना? ये एम्फीबिया के केस में होता है। चलिए हम फिर बात करते हैं यहां पर प्राइमरी oocyte जैसे अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा किया, सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी बना, पहला पोलर बॉडी प्राइमरी पोलर बॉडी। ये जो क्या था हमारे पास? सेकेंडरी oocyte, ये अब मियोसिस 2 में जाएगा। जब मियोसिस 2 डिवीजन में जाएगा, फिर क्या प्रोसेस चलेगी? मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 चलना चाहिए, लेकिन मेटाफेज 2 में फिर रुक गया रहता है, फिर अरेस्ट हो जाता है। और इसी फॉर्म में ओवरी में सारे के सारे सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में रुक जाते हैं। सारे के सारे जितने भी मिलियंस बने हैं, सब के सब सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में रुके हैं? मेटाफेज 2 में। और इसे मेटाफेज 2 में रुका हुआ सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन के द्वारा ओवरी से बाहर निकलता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte का ही होगा, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में जो बाहर निकलेगा तो सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलेगा। समझ में आया? चलिए, तो अब बताइए, ये सेकेंडरी oocyte अब तक मेटाफेज 2 में रुका हुआ है, ये अपना प्रोसेस कब पूरा करेगा? यदि ओव्यूलेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में गया, फिम्बरी में, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में, और यदि इधर से स्पर्म उस समय आता है, संयोग अगर आ गए उस समय, तो जैसे इसका मेम्ब्रेन फ्यूज होगा ना, उस समय ये मियोसिस डिवीजन जो 2 मेटाफेज में रुका हुआ था ना,
स्पर्म के फ्यूज करने पर कैल्शियम की सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन और सीडीके एक्टिव होते हैं और इसकी रुकी हुई अवस्था को मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 फिर टीलोफेज 2 फिर साइटोकाइनेसिस करके दो भाग में बांट देते हैं। अब ये बढ़ जाएगा दो भाग में, देखिए ऐसे, फिर बड़ा वाला बनेगा एक, फिर अगला छोटा वाला पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगा। मैमल्स के केस में ये तो खत्म हो गया था ना, ये बन जाएगा। कुछ समय बाद ये भी क्या हो जाएगा, जो कोने में लटका होगा वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल ये। समझ में आया ना? अब क्या होगा, इसके अंदर तो स्पर्म जा चुका है ना, स्पर्म का क्रोमोसोम और इस सेकेंडरी साइड जो था उसका क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। समझ में आया ना? तो ये प्रोसेस चलता है। तो ये ओवम कब कहते हैं इसको हम लोग? हाँ, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी साइड के मेम्ब्रेन को फ्यूज किया तो प्रोसेस पूरा हुआ, मियोसिस डिवीजन 2 मेटाफेज 2 पूरा हुआ तो पहले क्या बना, ओवम। दोनों का क्रोमोसोम मिला, स्पर्म का क्रोमोसोम, ओवम का क्रोमोसोम, तो बना जाइगोट। फिर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई? तो यहां से लेकर यहां तक की घटनाएं कहां से कहां चल रही बताएं मुझे। यहां से नीचे तक की घटनाएं जो है वो आफ्टर बर्थ, यहां से ऊपर तक की घटनाएं बिफोर बर्थ। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है क्या? देखो, बिफोर बर्थ में कब शुरू हो जाती है, एट फिटल स्टेज, 2 से लेकर 7 मंथ आफ्टर गेस्टेशन। कोई फीमेल फिटस है, अपनी माताजी के गर्भाशय में है, उसके बॉडी में, उसके ओवरी में, उस बच्ची की ओवरी में oogenesis कब स्टार्ट हुआ, जब अपने माताजी के गर्भाशय में वो 2 महीने की थी, तो 2 से लेकर 7 मंथ के बीच में कभी भी वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। समझ में आया ना? उसके बाद रुक गया रहता है डिप्लोइडिंग स्टेज में, फिर रीस्टार्ट कब होता है, बच्ची जब पैदा होती है, 12-14 साल की उम्र होती है, फिर रीस्टार्ट होता है और वहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया ना? चलिए भाई, मैमल के केस में ये खत्म हो गया, फ्रॉग के केस में रह जाता है, ये फ्रॉग के केस में आ गया, फिर डिवाइड होता है। तो फ्रॉग के केस में ऐसे टोटल कितना बन गया, एक तो ये बनेगा, 2 ये, टोटल 3 रह जाएंगे ना आखिरी में। जबकि मैमल के केस में कुल मिलाकर 2 बनेंगे, एक तो ये बना होगा, एक तो ये बना होगा, आखिर में दोनों फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैमल के केस में 2 ही बनता है और फ्रॉग के केस में 3 बनता है। ये और ये बनता है, मत बोलो, ये तो फिर डिवाइड होता बना ना, वही तो था, डिवाइड हो गए। तो ये 2 बना, इसने 2 बना दिया और ये फिर एक, कुल मिला के मैमल के केस में कितना हुआ, मैमल के केस में 2 और फ्रॉग के केस में, एम्फीबिया के केस में कितना बना, 3 बना। समझ में आया कहानी? ठीक, ये हो गया। हाँ, तो ऊपर में जो मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल बार बार डिवाइड करके मिलियन की संख्या में क्या बनाया, यूगोनियम। सभी यूगोनियम अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिशन लेकर के साइज में बड़े हो गए, प्राइमरी oocyte। क्या क्या स्टेप कहलाएगा, क्या फेज कहलाएगा, ग्रोथ फेज। अब इन सभी में म्यूटिक डिवीजन चलेगा, म्यूसिस 1 म्यूसिस 2, और उससे क्या बनेंगे, फाइनली ओवम बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो, नहीं तो सेकेंडरी oocyte में ही सब खत्म हो जाता है। तो ये फेज क्या कहलाता है, मैच्योरेशन फेज। क्या कहलाता है, मैच्योरेशन। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होता है, मिलियन से बनता है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोटिक डिवीजन है। उसके बाद न्यूट्रिशन लेकर के साइज में बड़ा होता है, ग्रोथ फेज, और उसके बाद मैच्योर हो रहा है ना जी, मैच्योर हो रहा है तो मैच्योरेशन फेज। किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? नहीं, हमेशा याद रखना ये बर्थ के पहले और ये बर्थ के बाद है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यहां पर कोई चीज हमसे छूटा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए, ये एक तरफ इतना बड़ा एक तरफ इतना छोटा क्यों बनता है, पोलर बॉडी क्यों बनता है? भाई 2 सेल बराबर बना सकता था, स्पंज जैसे बनता है। तो यहां पर एक सेल बड़ा एक सेल छोटा क्यों बनता है? इसीलिए बनता है कि साइटोप्लाज्म एक में मैक्सिमम जा पाए, ताकि जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनेगा, वो जायगोट को न्यूट्रिशन या पालन पोषण बढ़िया से कर पाए। क्योंकि स्पर्म तरफ से उतना साइटोप्लाज्म नहीं आता है, स्पर्म तरफ से खासकर न्यूक्लियस आता है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि उसको तैरना होता है ना, मेल के बॉडी से तैरते तैरते, फीमेल के वजाना से तैरते तैरते, यूट्रस ओविडर से तैरते तैरते ओवा तक पहुंचता है। तो वजनदार रहेगा तो थोड़ी तैर पाएगा, हल्का करने के लिए पानी को बाहर फेंका रहता है, तो साइटोप्लाज्म की मात्रा कम रहती है। तो इसीलिए स्पर्म तरफ से केवल न्यूक्लियस का एक्सपेक्ट रहता है बस, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आते हैं, ठीक, भले वो खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो सारा साइटोप्लाज्म को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
ओवम की। इसीलिए ओवम में जब डिवीजन होता है तो वो बराबर डिवीजन नहीं होता, मोनोपोलाइज डिवीजन होता है। एक तरफ ज्यादा साइटोप्लाज्म जाता है, एक तरफ कम जाता है, ताकि ये जाके आगे जो भी जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद उसको न्यूट्रिशन दे पाए, प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाए। समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा oogenesis का प्रोसेस, जो कि ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स भाग पे चल रहा था। 2 स्टेप में चल रहा था। पहला स्टेप बर्थ के पहले था और दूसरा स्टेप बर्थ के बाद 12 से 14 साल की उम्र में था। oogenesis की प्रोसेस 3 स्टेप में होती थी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। 2 जगह पे रुकती थी। पहला प्राइमरी यूसाइट रुका रहता था मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोइडिंग स्टेज में। दूसरी बार जब रुकता है वो मेटाफेज सेकेंड में। समझ में आया ना? अब कब कब रुका हुआ स्टेज आगे बढ़ता है मैं सब बता चुका हूं। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मियोसिस डिवीजन 2 बार चल रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। बस ये बता दीजिए, कई बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मियोसिस 1 में कौन अलग होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। समझ में आया ना? और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं यहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना? चलिए यहां पर मैं इसको, ये दिख रहा है आपको? देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम था। जैसे मियोसिस 1 पूरा हुआ, ये ऐसे देखिए, एक इधर चला गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए। जब मियोसिस 2 डिवीजन हुआ, ये वाला डिवीजन हुआ, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। समझ में आया ना? तो हमेशा याद रखना, होमोलोगस मियोसिस 1 में हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं, और मियोसिस 2 डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट या सेपरेट होते हैं। ठीक है?